Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start English essay. I warmly welcome you to the session of English essay. ये एक डेमो सेशन होगा जिसमें हम इंग्लिश एसे के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश एसे में क्या क्या आता है, इंग्लिश एसे का स्ट्रक्चर क्या है और हम पूरे इस एसे को अपने अपकमिंग सेशन में कैसे कवर करेंगे। हम ये कुछ इस डेमो सेशन में पढ़ेंगे, यानी जो भी हमारा सेशन शुरू होगा अभी हम उसका जो है वो पूरा कंटेंट अभी पढ़ेंगे कि हम इसमें क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे। उसके अलावा हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी देखेंगे कि एफपीएससी के जो पैनलिस्ट होते हैं, एग्जामिनर्स होते हैं, वो ऐसे को कैसे देखते हैं और उसको कैसे चेक करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे की डेफिनेशन क्या है। ऐसे की जो फर्स्ट डेफिनेशन है ना, वो हमें ये बताती है कि ऐसे इज़ अ साइकोलॉजिकल पिक्चर, सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी टॉट साइकोलॉजिकली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे एक साइकोलॉजिकल पिक्चर है। सो अगर हम ऐसे को साइकोलॉजिकली वे से नहीं पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाएगा, और जब हमने अपने ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर को सवार कर दिया तो समझो ये पेपर हमें सीएसएस से बाहर जाने की मुफ्त में सवारी दे देगा। तो आगे चल के हम ये देखेंगे कि इस पिक्चर को साइकोलॉजिकली वे से हम कैसे ट्रीट करें ताकि हमारे ऊपर प्रेशर ना आए और हम सीएसएस के पेपर से बाहर ना निकलें। ऐसे को साइकोलॉजी की वजह से ही हम इसको ये कहते हैं कि सी एस एस पास, ऐसे पास। अगर ऐसे पास नहीं हुआ तो समझो आपका सी एस एस कभी भी पास नहीं होगा, यानी और ऐसे पास हो गया तो समझो 99% आपकी सी एस एस जो है वो पास हो गई। वो सब कुछ इसी वजह से है कि ऐसे एक साइकोलॉजिकल पिक्चर है। तो हम आगे चल के ये पढ़ेंगे कि ऐसे साइकोलॉजिकल पिक्चर कैसे, और हम उसको साइकोलॉजिकली वे से कैसे ट्रीट करें ताकि हमारे ऊपर जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर ना आ जाए। जो ऐसे की सेकंड डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है कि ऐसे इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट एंड सपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट। यानी इसमें क्या कहता है हमें कि ऐसे जो है ना पीस ऑफ राइटिंग है जो एक किसी भी एक स्टेटमेंट को सपोर्ट भी करती है और उसको प्रेजेंट भी करती है। जैसे कोई एक स्टेटमेंट है, फॉर सपोज आर मॉडर्न वार्स होली वार्स, इसमें क्या है हमें एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है और उसको प्रेजेंट करना है। इसमें हम क्या करेंगे कि आर मॉडर्न वार्स होली वार्स हम क्या करेंगे, एक स्टैंड लेंगे, येस आर नो। येस मॉडर्न वार्स आर होली वार्स, फॉर सपोज हमने ये स्टैंड लिया, तो हम क्या करेंगे इस आर्ग्यूमेंट को, इस स्टैंड को हम सपोर्ट भी करेंगे, प्रेजेंट भी करेंगे। उसके अलावा जैसे सेकंड एग्जांपल है, गुड गवर्नेंस हैज बिकेम अ ड्रीम फॉर पाकिस्तान, ठीक है। यानी जो अच्छी गवर्नेंस है वो पाकिस्तान के लिए एक ड्रीम बन गई है। इसमें भी हम इस चीज़ को सपोर्ट भी करेंगे और प्रेजेंट भी करेंगे कि बिल्कुल जो है अच्छी गवर्नमेंट है, अच्छी गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस पाकिस्तान के लिए एक ख्वाब बन गया है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ। जाहिर सी बात है पैराग्राफ्स मिलकर ये ऐसे बनाते हैं। तो हम फर्स्ट पे जाते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं ना वो मिलकर सेंटेंसेस बनाते हैं, आप सबको पता होगा, और सेंटेंसेस मिलकर पैराग्राफ्स बनाते हैं, और पैराग्राफ्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए एक अच्छे वर्ड्स लिस्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। यानी जब तक हमारे पास अच्छी वोकेबलरी नहीं होगी तब तक हम एक अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे। सो ऐसे के लिए वोकेबलरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आगे चल के हम ये देखते हैं कि हम वोकेबलरी को कैसे बिल्टअप करें। जो वोकेबलरी होती है ऐसे के लिए हम उसको 5 तरीक़ों से डेवलप करते हैं। इन 5 तरीकों को सीखने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारी वोकेबलरी कैसे इम्प्रूव होती है और हमारी जो राइटिंग स्किल्स होती हैं वो कैसे ब्यूटीफाई हो जाती हैं। इनमें जो फर्स्ट चीज़ आ जाती है ना वो आ जाती है डिक्शन। डिक्शन जो है ना डिक्शनरी से निकला हुआ है। डिक्शनरी और डिक्शन, ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है और हम डिक्शन को कैसे यूज़ करें। तो डिक्शन में हम क्या करते हैं ना कि हम एक जो है वो वर्ब लेते हैं, ठीक है, उसके हम एक सिनोनिम याद करते हैं। फॉर सपोज एक वर्ब लिया हमने पनिशमेंट, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, सिनोनिम ढूंढेंगे। उसका सिनोनिम हम एक लेते हैं कन्विक्शन, ठीक है। हम ये देखेंगे कि हम कन्विक्शन को कहाँ पर यूज़ करें और पनिशमेंट को कहाँ पर यूज़ करें, यानी वर्ड्स की जो सही पोजीशन है वो हम कहाँ पर यूज़ करें, ये हम सीखेंगे किसमें, डिक्शन और थेसारस में। आगे चल के मैं ये आपको बताऊंगा कि डिक्शन और थेसारस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स में। और होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा कि डिक्शन और थेसारस को यूज़ करके आप जब देखेंगे कि आपकी वोकेबलरी काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वोकेबलरी को बिल्टअप करने की, वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन।
ये जो है ना अपने वर्ड से ही जो है वो ज़ाहिर है कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी किसी भी चीज़ को एक वर्ड में हम सब्सटीट्यूट करें। इसमें क्या होता है कि एक नंबर ऑफ़ वर्ड्स होता है जिसको हम किसी एक वर्ड में सब्सटीट्यूट करके लिखते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो वोकेबलरी होती है वो अच्छी हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो रिपीटेशन होती है वो नहीं आती है, और हमारी जो लैंग्वेज होती है वो क्या हो जाती है, ब्यूटीफाई हो जाती है। और उसके बाद जो फोर्थ नंबर चीज़ है वो है ईडियम्स। ईडियम्स भी जो है वो वोकेबलरी को अच्छा बनाते हैं। और उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं ना, इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रेपोजिशन और एक वर्ब को मिला के उसकी मीनिंग चेंज कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं। जैसे कंटिन्यू को हम मूव ऑन लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी। हम इन पांचों टेक्निक्स पे आगे चल के काम करेंगे। जो हमारा रेगुलर सेशन शुरू होगा उसमें हम इन पांचों चीज़ों को सीखेंगे कि हम इन पांचों चीज़ों को कैसे यूज़ करें, इनसे अपनी वोकेबलरी को कैसे अच्छा बनाएं, अपनी लैंग्वेज को कैसे ब्यूटीफाई करें, और इन पांचों चीज़ों को क्या है, सेंटेंसेस को अल्टर चेंज करने में कैसे यूज़ करें, जो हमें कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखने में हेल्प करेंगी। इन्हीं पांच चीज़ों को सीखने के बाद आपको ये लगेगा कि हमारा जो ऐसे हमारी जो राइटिंग है इसमें क्या है, रिपीटेशन अब नहीं बाकी रही है। उसके बाद सी एस एस एसेज हैं। यानी सी एस एस में जो एसेज आते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप्स के एसेज आते हैं। उनमें जो फर्स्ट टाइप आती है ना वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाती है, तो और जो दूसरी टाइप है वो आ जाती है एक्सपोजिटरी ऐसे, ठीक है। ये जो दोनों टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं उनमें क्या होता है कि जो एक स्टेटमेंट हमें दिया होता है और एग्जामिनर को उस बात का पता होता है उस स्टेटमेंट का, ठीक है। हमें वो चीज़ अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू प्रूव करनी होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि गुड गवर्नेंस इज बिकेम अ ड्रीम फॉर पाकिस्तान। यानी ये चीज़ जो है ना, पाकिस्तान में खराब गवर्नेंस है, यानी पाकिस्तान में जो अच्छी गवर्नेंस है वो एक ड्रीम बन चुका है। ये एग्जामिनर को पता है। एग्जामिनर हमें ये कह रहा है कि इस चीज़ को प्रूव करो अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कि गुड गवर्नेंस इज बिकेम अ ड्रीम फॉर पाकिस्तान। तो ऐसा कुछ ही होता है एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव एसेज में। और इन दोनों एसेज में थोड़ा फ़र्क भी है, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इनमें फ़र्क क्या है और हम इनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद जो ऐसे का तीसरा टाइप आ जाता है वो आ जाता है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंट जो है ना वो अपने वर्ड से ही जो है वो ज़ाहिर होता है। आर्ग्यूमेंट यानी बहस मुबाहिसा करना। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिया होता है और हमें उस पे स्टैंड देना, उठाना होता है कि येस आर नो। फॉर सपोज आर मॉडर्न वार्स होली वार्स, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मॉडर्न जंगें हैं वो होली वार्स हैं या नहीं है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अपना स्टैंड लेंगे येस आर नो। येस मॉडर्न वार्स आर होली वार्स, आर नो मॉडर्न वार्स आर नॉट होली वार्स। तो आगे चल के हम आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को कैसे हैंडल करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो सी एस एस में चौथा टाइप आ जाता है वो आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट ऐसे का। एब्स्ट्रैक्ट ऐसे में क्या होता है कि एक कोटेशन वगैरह दे देते हैं कि इस पे ऐसे लिखो, जैसे 2 and 2 make 4। उसके अलावा बेगर्स कांट बी चूजर्स, ऐसे ऐसे आ जाते हैं, तो इनको हम एब्स्ट्रैक्ट एसेज कहते हैं। और आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि इन चारों एसेज में ज़्यादा मार्क्स किस ऐसे लिखने पर आती हैं और कम मार्क्स किस ऐसे लिखने पर आती हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सी एस एस ऐसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे जो है ना वो पिक्चर है, जाहिर सी बात है जो पिक्चर होती है तो उसका कोई स्ट्रक्चर भी होता है। तो इसी तरह से सी एस एस के ऐसे का भी एक स्ट्रक्चर है। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर में चीज़ आ जाती है वो आ जाती है हमारी आउटलाइन। आउटलाइन को हम कंटेंट ऑफ ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे ना कोई बुक होता है, बुक का कंटेंट पेज होता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि इस बुक में क्या क्या है। तो इसी तरह से ऐसे की आउटलाइन में ये लिखा हुआ होता है कि इस ऐसे में क्या क्या लिखा गया है। इससे को हम प्लान ऑफ ऐसे भी कह सकते हैं। यानी किसी चीज़ को प्लान किया जाए तो उसका कंटेंट बनाया जाता है। तो जो ऐसे का कंटेंट बनाया जाता है ना वो बनाया जाता है आउटलाइन में, सो हम इसको प्लेन ऑफ ऐसे भी कहते हैं। और जो इसकी लेंथ होती है वो 1.5 to 3 पेजेस होती है। आगे चल के हम ये भी सीखेंगे कि जो एफपीएससी है और उसके एग्जामिनर्स हैं जो ऐसे का पेपर चेक करते हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनका आउटलाइन के बारे में क्या ख्यालात हैं, ये सारा कुछ हम आगे चल के पढ़ेंगे। और हम एक आउटलाइन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये भी आगे चल के हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आ जाती है स्ट्रक्चर में वो आ जाती है इंट्रोडक्शन।
इंट्रोडक्शन जो होता है ना वो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ ऐसे होता है, और ये 1/10 ऑफ ऐसे होता है, यानी जो पहला पैराग्राफ होता है वो 1/10 ऑफ ऐसे होता है, उसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन जो होता है 1/10 ऑफ ऐसे होता है, यानी अगर हम CSS में 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखते हैं तो हमारा इंट्रोडक्शन जो होगा वो 300 वर्ड्स का होगा। तो जो ऐसे का लेंथ CSS ऐसे का जो इंट्रोडक्शन होता है उसकी लेंथ होती है 250 to 300 वर्ड्स। और जो सॉरी इंट्रोडक्शन होता है हम उसको ब्राइट स्टार्ट भी कहते हैं, और उसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं उनमें हुक आ जाता है, थीम ऑफ थीसिस और थीसिस स्टेटमेंट आ जाता है। आगे चल के हम प्रॉपर सेशन में आपको बताएंगे कि हुक कैसे बनाया जाता है, थीम ऑफ थीसिस और थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखे जाते हैं, और हम आपके थीम ऑफ थीसिस थीसिस स्टेटमेंट और हुक की असेसमेंट भी करेंगे जो हमारा प्रॉपर सेशन होगा। उसके बाद जो ऐसे के स्ट्रक्चर में तीसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है बॉडी। बॉडी में क्या होता है कि 20 to 25 पैराग्राफ्स होते हैं, और ये जो एक पैराग्राफ होता है ना वो एक सिंगल आइडिया को कन्वे करता है, यानी कोई भी पैराग्राफ कोई दो आइडियाज़ पे काम नहीं करेगा। और आगे चल के हम अपने प्रॉपर सेशन में इन पे एक बाकायदा लेक्चर रखेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम बॉडी पैराग्राफ्स को कैसे लिखते हैं और इनको हम वन आइडिया सिंगल आइडिया पे कैसे बना सकते हैं। उसके बाद जो चौथी चीज़ आ जाती है लास्ट चीज़, वो है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होता है ना वो ईंड ऑफ ऐसे होता है, ये ऐसे का आखिरी पैराग्राफ होता है। इसमें क्या होता है कि हम थीसिस स्टेटमेंट जो हमने दिया था ना इंट्रोडक्शन में उसको हम रिपीट करते हैं। रिपीट पर ऐसे नहीं करेंगे कि हम सारा जो थीसिस स्टेटमेंट है वो जाके कंक्लूजन में लिखें, नहीं, हम उसको क्या करेंगे, अल्टर चेंज करेंगे। अल्टर चेंज कैसे करेंगे, वो 5 तरीके जो मैंने आपको बताए थे, डिक्शन, थेसारस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स वाले, उन पांचों तरीकों को यूज़ करके हम थीसिस स्टेटमेंट को अल्टर चेंज करके कंक्लूजन में रखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। आगे चल के मैं ये सब आपको बताऊंगा जो हमारा प्रॉपर सेशन होगा, क्योंकि ये एक छोटा सा लेक्चर है और इसमें मैं ये सारी चीज़ें तो कवर नहीं करवा सकता हूँ। उसके बाद हाउ टू हैंडल एन इशू बेस्ड ऐसे, जाहिर सी बात है सीएसएस में जो भी ऐसे आते हैं वो इशू बेस्ड ही होते हैं, किसी ना किसी इशू पे आते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक इशू बेस्ड ऐसे को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है इंट्रोडक्शन, वो जो आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे में, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो सब ऐसे में आ जाता है। उसके बाद जो बॉडी पैराग्राफ्स आ जाते हैं ना इशू बेस्ड ऐसे के, उनमें जो फर्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है प्रेजेंट सिचुएशन। जाहिर सी बात है जो भी इशू होता है उसकी कोई ना कोई करंट सिचुएशन होती है, जैसे फॉर सपोज टेररिज्म है पाकिस्तान में, ठीक है। ऐसे आ गया टेररिज्म इन पाकिस्तान पे, तो टेररिज्म के पाकिस्तान में जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना उसके हम 4-5 बुलेट्स बनाएंगे और एक एक पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसको हम बॉडी पैराग्राफ्स कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे जेनेसिस। जाहिर सी बात है जो भी इशू होता है ना उसके काजेज होते हैं कि वो इशू क्यों होता है, जैसे टेररिज्म है पाकिस्तान में वो क्यों हो रहा है। तो इसमें हम टेररिज्म के 4-5 काजेज लिखेंगे और एक एक काज पे हम एक एक पैराग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखेंगे। जाहिर सी बात है जो भी इशू होता है ना उसका कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, और इस हिस्ट्री में हम क्या लिखेंगे, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड लिखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद हम लिखेंगे एफर्ट्स मेड बाय पार्टी। जाहिर सी बात है जो भी दुनिया में इशू होता है या पाकिस्तान में इशू होता है तो उसको ख़त्म करने के लिए डिफरेंट पार्टीज़ आ जाती हैं जो कहती हैं कि हमें जो है वो इस इशू को ख़त्म करो। तो उस इशू को ख़त्म करने के लिए जो जो पार्टीज़ काम करती हैं उनके हम 4-5 या एक दो बुलेट्स बनाएंगे और एक एक बुलेट पे हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं फैक्ट्स। जाहिर सी बात है जो भी इशू होता है ना उसके कोई ना कोई फैक्ट्स पढ़ते हैं, पाकिस्तान लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या एक पर्सनल लेवल पे। जैसे टेररिज्म है, टेररिज्म पाकिस्तान में तो है ही, एक इशू है, ठीक है। उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, जाहिर सी बात है उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो पावर्टी बढ़ रही है, उसके अलावा पाकिस्तान की इकनॉमी पे जो है वो अनस्टेबल हो रही है। इससे हम 4-5 इफ़ेक्ट्स लिखेंगे किसी भी इशू के, और एक एक इशू पे हम सॉरी एक एक पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसको हम बॉडी पैराग्राफ कहते हैं। आगे चल के मैं इस सब आपको बताऊंगा कि हम इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है सजेशन। अब देखो जो इशू चल रहा था ना फॉर सपोज टेररिज्म इन पाकिस्तान, उसका हमने प्रेजेंट सिचुएशन भी लिखी, हिस्ट्री भी लिखी, जेनेसिस भी लिखे, एफर्ट्स भी लिखे, यानी डिफरेंट पार्टीज थी जिन्होंने अपनी कोशिशें भी की, लेकिन ये इशू जो है ना वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है।
तो इन कोशिशों के बावजूद अगर ये इशू ख़त्म नहीं हुआ है तो अब हम सजेशंस लिखेंगे कि इस इशू को ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है फ्यूचर पर्सपेक्टिव। फ्यूचर पर्सपेक्टिव यानी अगर ये इशू ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारी दुनिया का फ्यूचर क्या होगा, हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, इसमें हम ये लिखेंगे। जाहिर सी बात है, फॉर सपोज ऐसे आ गया था टेररिज्म इन पाकिस्तान पे, तो क्या करेंगे हम, फ्यूचर पर्सपेक्टिव में लिखेंगे। जाहिर सी बात है, टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में से वो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, एजुकेशन ज़्यादा हो जाएगी, फॉरेन फंडिंग ज़्यादा हो जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे हम 4-5 बुलेट्स बना के एक एक बुलेट पे पैराग्राफ बनाएंगे। ये हो गया हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव। तो प्रेजेंट सिचुएशन से लेके फ्यूचर पर्सपेक्टिव तक ये तो हो गए बॉडी पैराग्राफ्स। उसके बाद हम लिखेंगे कंक्लूजन ऑफ एसे, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद ये हाउ टू हैंडल एन आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। अब हम ये सीखेंगे कि एक आर्ग्यूमेंटेटिव एसे को कैसे हैंडल कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे कौन सा ऐसे होता है जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया होता है और हमें स्टैंड लेना होता है कि येस और नो। जैसे फॉर सपोज एक ऐसे आ गया हमारे पास, डज फॉरेन एड हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या जो फॉरेन एड है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने में हेल्प करती है। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्टैंड लेंगे कि येस और नो। फॉर सपोज मैं यहाँ पर एक स्टैंड ले रहा हूँ कि नो, फॉरेन एड डज नॉट हेल्प टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैंने ये एक स्टैंड लिया नो वाला, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं क्लेम करूँगा, क्लेम 1 करूँगा। उसमें मैं क्या कहूँगा कि क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्या रीज़न है। फॉर सपोज मैं क्लेम फर्स्ट लेता हूँ कि जो लोन लेता है या जो एड लेता है फॉरेन एड, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ नहीं बना सकता है। उसको डोनर की पॉलिसीज़ जो होती हैं वो उन पे अमल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, एविडेंस दूंगा। एविडेंस में मैं क्या करूँगा कि मैं एक एग्जांपल दूंगा कि कौन सा एग्जांपल है, कौन कहाँ पर जो ऐसा हुआ कि जो कोई डोनर कंट्री है वो किसी फॉरेन एड लेने वाले को ये कहता है कि हमारी पॉलिसीज़ को अपनाओ। यहाँ पर मैं आईएमएफ और पाकिस्तान का एग्जांपल दे सकता हूँ, यूएसए का एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपोजिंग व्यू लिखूंगा। अपोजिंग व्यू में मैं क्या करूँगा कि मैं ये कहूँगा कि हाँ, मैंने तो ये कहा कि जो है वो जो कंट्रीज लोन लेते हैं उनको जो डोनर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ पे अमल करो, अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाओ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो कहते हैं ना जिनका अपोजिंग व्यू है इसके बारे में, वो ये कहते हैं फॉर सपोज के पॉलिसीज तो भले हमें पराई बनानी पड़ी, लेकिन हमें जो दुखी टाइम में वो लोन तो मिल जाता है, हमें जो सपोर्ट तो मिल जाती है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, हम अपोजिंग व्यू लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको रिफ्यूट करेंगे। किसको हम रिफ्यूट करेंगे, इस अपोजिंग व्यू को रिफ्यूट करेंगे कि नहीं, ये जो लोग हैं ना वो गलत कहते हैं। जैसे फॉर सपोज इन लोगों ने कहा कि जो कंट्रीज होते हैं लोन लेते हैं उनका क्या होता है, जो करंट सिचुएशन होती है वो अच्छी हो जाती है, उनको पैसा मिल जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को इस बात से फॉर सपोज रिफ्यूट करता हूँ, मना करता हूँ, इसको मैं गलत साबित करता हूँ कि नहीं, कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिन्होंने लोन लेना छोड़ दिया लेकिन अभी भी वो स्टेबल हैं। जैसे मैं इंडिया का एग्जांपल दूंगा, तुर्की का एग्जांपल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्लेम दूसरा दूंगा, उसका एविडेंस दूंगा, फिर उसका अपोजिंग व्यू दूंगा, उसका रिफ्यूट दूंगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में समझाया। उसके बाद में क्या करूंगा कि मैं क्लेम 3 दूंगा, उसका एविडेंस दूंगा, उसका मैं अपोजिंग व्यू दूंगा, उसका रिफ्यूट दूंगा। उसके बाद क्लेम 4 दूंगा, उसका एविडेंस दूंगा, उसका अपोजिंग व्यू दूंगा और उसका मैं रिफ्यूट दूंगा। उसके बाद मैं क्लेम 5 दूंगा, उसका एविडेंस दूंगा, उसका अपोजिंग व्यू दूंगा और उसका क्या दूंगा, रिफ्यूट दूंगा। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, कंक्लूजन लिखूंगा, जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगा प्रॉपर सेशन में कि कंक्लूजन कैसे लिखें। उसके बाद कुछ ऐसे इशू बेस्ड ऐसे होते हैं जिन पे हमेशा ऐसे आता रहता है, ठीक है।
यही कुछ इश्यूज़ हैं जिनमें से कभी भी बाहर सीएसएस का पेपर नहीं गया है। तो अब हम इन इश्यूज़ को देखते हैं कि ये कौन से इश्यूज़ हैं, हमें ये इश्यूज़ जो हैं वो पढ़ने चाहिए और इन पे ये ऐसे के काम करना चाहिए। कश्मीर इशू इंटेंसिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, इकनॉमी हो गया, वाटर क्राइसिस हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गया, एजुकेशन, न्यू प्रोविंसेस, बलूचिस्तान इशू, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी, उसके अलावा पोस्ट कोविड वर्ल्ड विथ स्पेशल रेफरेंस टू इकनॉमी, उसके बाद पावर्टी हो गया, उसके बाद यूएसए एंड इट्स साउथ एशियन पॉलिसी हो गया, उसके बाद क्या है हमारा ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो गया, उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग है। यानी ये जो सारे इश्यूज़ हैं ना, इन पे ही आज तक सीएसएस में से आज आए हैं, इनसे बाहर कभी भी ऐसे नहीं गया ही। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इन पे एसेस बनाओ और हम जो प्रॉपर सेशन होगा हम उनमें इन सारी चीज़ों की आउटलाइंस बनाएंगे, इनके हुक्स और थीसिस स्टेटमेंट्स भी बनाएंगे। उसके बाद मेन रीजंस टू फेल ऐसे, एक सीएसएस ऐसे को तो फेल करने के वैसे हज़ारों रीजंस हो सकती हैं, लेकिन ये जो 3 रीजंस हैं, अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके ऐसे में आ जाए तो समझो आपका ऐसे डायरेक्ट फेल किया जाएगा, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। आप ये मत सोचना कि हमारी 1 मार्क काटी जाएगी या 5 मार्क्स 10 मार्क्स काटी जाएंगी, ये कभी भी नहीं होगा। अगर इन 3 चीज़ों में से एक भी चीज़ आपके ऐसे में आ गई तो समझो आपके ऐसे को डायरेक्ट उसी टाइम ज़ीरो किया जाएगा और आपको फेल करार दिया जाएगा। में जो फर्स्ट चीज़ है ना वो है डी ट्रैक होना। डी ट्रैक क्या है? ट्रैक की माना क्या है? ट्रैक की मीनिंग है कि रास्ता, एक रास्ता है, ठीक है। आप उस रास्ते से ही हट जाते हैं तो उसको हम डी ट्रैक बोलते हैं। फॉर सपोज ऐसे आ गया एजुकेशन पे, आपने वहाँ पर टेररिज्म लिख दिया, ऐसे आ गया टेक्निकल एजुकेशन पे, आपने वहाँ पर एजुकेशन लिख दिया, यानी आपने डी ट्रैक कर दिया। सारे जो ऐसे हैं ना उसकी टॉपिक से ही आप हट गए, आपको डायरेक्ट फेल किया जाएगा, गलती की कोई भी गुंजाइश डी ट्रैक में आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आ जाती है ना वो रिलेवेंट होना। आपने जो ट्रैक तो सही लिया था, ऐसे आया था टेररिज्म इन पाकिस्तान पे, आपने सीधा टेररिज्म इन पाकिस्तान पे ऐसे लिख रहे थे, लेकिन बीच में आपने कोई ऐसी बात कही जो कि टेररिज्म से तो रिलेटेड ही नहीं है, वो है पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप पे, ठीक है, यहाँ है वो यूएसएस फॉरेन पॉलिसी पे। तो फिर भी आपके ऐसे को उसी टाइम गलत किया जाएगा क्योंकि आपके ऐसे में ये बबल आ गया इररिलेवेंट वाला। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है डिफॉर्मेशन। जाहिर सी बात है डिफॉर्मेशन यानी किसी चीज़ को जो है वो डिफॉर्म करना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना। ऐसे मैंने आपको बताया था कि एक पिक्चर है, सो अगर हम एक पिक्चर को बिगाड़ देंगे तो वो पिक्चर हमें खुद बिगाड़ देगी और इसी वजह से आपका ऐसे फेल हो जाएगा। सो आपको इन तीनों चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, आप इन तीनों चीज़ों को कभी भी अपने ऐसे में ना लाना। अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके ऐसे में आ गई तो समझो आपका ऐसे डायरेक्ट फेल किया जाएगा। आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि हम इन 3 चीज़ों से कैसे अवॉइड करें और इन 3 चीज़ों से हम कैसे बच के रहें ताकि हमारा ऐसे कभी फेल ना हो। उसके बाद 10 बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ऐसे, जब तक आपको इन 10 चीज़ों का पता नहीं है तब तक आप सीएसएस का ऐसे कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। इन 10 में से अगर एक भी चीज़ आपको नहीं आती है तो आपका ऐसे कभी भी पास नहीं होगा। उनमें जो फर्स्ट चीज़ है ना वो है बेसिक ग्रामर। आप अगर आपकी ग्रामर ही गलत है तो फिर आप सीएसएस का ऐसे कभी भी पास नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा थीसिस है, आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखना ही नहीं आता है तो आपको क्या होगा, कभी भी ऐसे पास नहीं होगा। आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि थीसिस को हम कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद है हाउ टू सिलेक्ट टॉपिक। जब आपके पास ऐसे का पेपर आ गया, ठीक है, आपको यही पता नहीं चल रहा है कि मैं टॉपिक कौन सी सिलेक्ट करूं, किस टॉपिक पे लिखूं, तो फिर भी आपका कभी भी ऐसे पास नहीं होगा। उसके बाद है हाउ टू प्लान योर ऐसे। अगर आपको यही पता नहीं है कि आप पैसे को कैसे लिखें, प्लान कैसे करें, उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करें, तो फिर भी आप ऐसे नहीं पास कर पाएंगे। उसके बाद है आउटलाइन। अगर आपको आउटलाइन बनाना नहीं आती है, आपको ऐसे का जो कंटेंट पेज बनाना नहीं आता है, तो फिर भी आप ऐसे को कभी पास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है हाउ टू मेंटेन कनेक्टिविटी। अगर आपको यही पता नहीं है कि हम कनेक्टिविटी को कैसे बनाएं, कनेक्टिविटी को कैसे बरकरार रखें, फिर भी आप कभी ऐसे को पास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है लैंग्वेज ऑफ ऐसे। अगर आपके ऐसे की लैंग्वेज ही गलत है, आपके सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ही गलत है, तो फिर भी आप कभी ऐसे पास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है पेयर फ्राम टू गेट मटेरियल। अगर आपको यही पता नहीं है कि ऐसे का मटेरियल कहाँ से लाएं, कौन से सोर्सेज हैं,
तो फिर भी आप कभी ऐसे नहीं पास कर पाएंगे। जो हमारा प्रॉपर सेशन होगा उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हम मटेरियल कहाँ से लें, ठीक है। कुछ ऐसे सोर्सेज, कुछ ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि रिसर्च बेस्ड मटेरियल आपको प्रोवाइड करती हैं। और वो जो होता है ना, वो बिल्कुल जो है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। वो वेबसाइट्स में आपको बताऊंगा जो रिसर्च बेस्ड होती हैं। उसके बाद है डिफरेंट मेथड्स टू हैंडल एन ऐसे। अगर आपको यही पता नहीं है कि हम किसी ऐसे को किस तरीके से हैंडल करें, फिर भी आप ऐसे नहीं पास कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे को हैंडल करते हैं एज आर्गूमेंटेटिव ऐसे, या आर्गूमेंटेटिव ऐसे को हैंडल करते हैं एज इशू बेस्ड ऐसे, या एज डिस्क्रिप्टिव एक्सपोजिटरी ऐसे, फिर भी आपका ऐसे कभी पास नहीं होगा। आगे चल के हम ये पढ़ेंगे कि हम एक ऐसे के डिफरेंट टाइप्स को कैसे हैंडल करें। उसके बाद अगर आपको कंक्लूजन लिखना भी नहीं आता है, फिर भी आप कभी सीएसएस का ऐसे पास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये चार चीज़ें हैं, इनको आपसे अवॉइड करना है, इनको कभी भी अपने ऐसे में नहीं लाना है। अगर इन तीन चार चीज़ों में से एक भी चीज़ आपके ऐसे में आ गई तो समझो आपका ऐसे डायरेक्ट फेल होगा। उनमें जो फर्स्ट चीज़ है वो है हेडिंग्स, नंबरिंग्स, टेबल और मैप्स। इन चारों चीज़ों से आपको अवॉइड करना है। उसके बाद सवाल पैदा होता है कि क्वालिटी और मटेरियल, ठीक है। ऐसे में किस चीज़ की डिमांड होती है, क्वालिटी की और मटेरियल की। यहाँ पर मैं मटेरियल को एज अ कंटेंट यूज़ करूँगा और क्वालिटी को ऐसे का स्ट्रक्चर के तौर पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ऐसे में 50% क्वालिटी की नीड होती है और 50% मटेरियल की नीड होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इतना अच्छा मटेरियल नहीं, लेकिन आपके पास क्वालिटी अच्छी है, तो फिर भी आप ऐसे पास कर पाएंगे। लेकिन क्वालिटी पे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। आपका कितना भी अच्छा मटेरियल हो, अगर आपकी क्वालिटी नहीं है तो आपको ऐसे कभी भी पास नहीं होगा। तो आगे चल के हम ये सीखेंगे कि हम ऐसे की क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें। उसके बाद सीएसएस को ऐसे को कैसे मार्क किया जाता है एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो एग्जामिनर होता है वो सीएसएस के ऐसे को किन चीज़ों को देख के मार्क करता है। जो सीएसएस का एग्जामिनर होता है ना इंग्लिश ऐसे का, वो इन तीन चीज़ों को देख के आपके पेपर को मार्क करता है। उनमें से जो फर्स्ट चीज़ है ना वो ग्रामर है। ग्रामर का मकसद कुछ लोग गलत निकालते हैं, कुछ कहते हैं कि एडवांस्ड ग्रामर हो, बम्बास्ट ग्रामर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जो ग्रामर हो वो भले सिंपल हो लेकिन सही ग्रामर हो, गलत ग्रामर यूज़ नहीं करो। अगर आपने गलत ग्रामर यूज़ की तो समझो आप कभी भी ऐसे पास नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है कोहेरेंस। अगर आपके ऐसे में कोहेरेंस नहीं है तो फिर भी आप ऐसे पास नहीं कर पाएंगे, और कोहेरेंस ग्रामर को देख के ही एग्जाम को मार्क किया जाता है। उसके बाद आ जाती है रेलेवेंस, यानी ये जो तीन चीज़ें हैं ना, इनको देख के सीएसएस का एग्जामिनर ऐसे के पेपर को चेक करता है, आपके पेपर को। उसके बाद जो हमारा प्रॉपर सेशन है वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो सेशन है वो, सॉरी, 1 फरवरी से तो नहीं शुरू होगा, लेकिन ये जो सेशन है वो हर महीने में स्टार्ट होता है। और ये जो क्लासेस होती हैं वो 3 दिन कंडक्ट की जाती हैं हफ्ते में, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और इसमें हम आपकी 5 आउटलाइंस को चेक करेंगे और 5 थीसिस स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे। आज का जो फरवरी 2022 का सेशन है वो कब से शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है 5 फरवरी 2022 से, सैटरडे से, ठीक है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी 2000 रुपया फ़ीस है। इसके लिए आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हम ऐसे के साथ साथ इंग्लिश कंपोजिशन के क्लासेस भी लेते हैं, और दोनों की फ़ीस जो है 2000 पर सब्जेक्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। थैंक्स फॉर योर रिस्पांस।